Hello everyone, welcome to our channel Back to Basics. Now we are starting the first lesson of 6th Geography, the Earth in the Solar System. इस लेसन को मैं कुछ पिक्चर की मदद से आपको समझाने का प्रयास करूंगी और आशा करती हूँ आपको यह लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने शाम के समय आकाश को देखा है? उसमें कुछ एक दो चमकती हुई बिंदुएं पहले दिखाई देती है और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ये बहुत चमकीले से लगते हैं, लगता है जैसे आकाश में हीरे जड़े हुए हैं। इनमें से कोई कुछ बहुत ज़्यादा चमकीला होता है और कुछ फीका होता है और कुछ में तो बिल्कुल झिलमिलाहट नहीं होती है, चमक होती है पर एक ही जगह स्थिर रहते हैं, जैसे कि हमारा चांद। इन सब चीज़ों में आप चांद को रोजाना देखते होंगे या विभिन्न समय में विभिन्न आकार में विभिन्न स्थिति में दिखता है। आप पूरे चंद्रमा को तो सिर्फ महीने में एक ही बार देख सकते हैं। जी हाँ, जिसको हम फुल मून या पूर्णिमा की रात कहते हैं, जब चंद्रमा पूरी तरह से हमें दिखाई देता है। और इसके ठीक 15 दिन बाद न्यू मून या अमावस्या होती है, जिसमें चंद्रमा एक या तो अदृश्य हो जाता है या एक पतली सी लाइन में दिखता है। इसके बाद आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये चांद या बाकी जो चमकीली चीज़ें हैं ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है। सूर्य की रोशनी के कारण हमें ये बाकी चीज़ें नहीं दिखाई देती है। सूर्य, चंद्रमा और रात में ये जो आकाश में चमकती हुई चीज़ें होती है, इनको हम सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने रहते हैं, इनके पास अपना हीट और लाइट होता है, इसी को ये छोड़ते भी रहते हैं। ये खगोलीय पिंड नक्षत्र या स्टार कहलाते हैं और हमारा सूर्य भी एक स्टार है। रात में अनगिनत चमकते तारे भी सूर्य के समान ही है, लेकिन ये हम उसकी उष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। और आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ दूर से हमें छोटी दिखाई देती है। रात में आकाश में देखने पे तारों के समूह से बने हुए कुछ आकार या शेप आपको दिखाई देते होंगे। इन्हें ही हम तारामंडल कहते हैं। उरूसा मेजर या बिग बियर इसी तरह का तारामंडल है। सबसे ज़्यादा पहचाना जाने वाला हमारा तारामंडल सप्तऋषि है। ये 7 ताराओं का समूह होता है और हमारा ये उरूसा मेजर भी इसी सप्तऋषि का ही एक हिस्सा होता है। आप इसे अपने घर में किसी सदस्य या कि अपने पड़ोसी को भी इसे दिखाने के लिए कहिएगा। ये 7 तारों का समूह होता है जो देखने में बहुत सुंदर और अद्भुत होता है। प्राचीन काल में रात में लोगों को दिशाओं की जानकारी इन्हीं तारों से होती थी। आपको पता है कि एंशिएंट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, तो हम भटकने की वजह से इन्हीं सब तारों की मदद लेते थे। आप देख रहे होंगे वहाँ पे हमारा नॉर्थ स्टार, जिसे हम पोल स्टार या ध्रुव तारा कहते हैं, ये हमेशा नॉर्थ के साइड में ही रहता है और स्थिर रहता है। यह सप्तऋषि की सहायता से पोल स्टार को आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे कि एक लाइन गई है जो सप्तऋषि से ठीक ऊपर उत्तर की तरफ पोल स्टार को दिखा रही है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी में अपनी हीट और लाइट होती है जबकि कुछ में नहीं होती है। इनको हम प्लैनेट कहते हैं। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। यह शब्द प्लैनेट जो है ग्रीक शब्द के प्लेंटाई से बना है। हमारा पृथ्वी जो भी है जिस पर हम रहते हैं ये भी एक प्लैनेट है। प्लैनेट का मतलब होता है वंडरर, घूमने वाला। इसलिए ये हमेशा घूमते रहते हैं और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा सबसे नज़दीकी स्टार जो है वो सूर्य है। हम बहुत दूरी से पृथ्वी को देखें तो ये भी एक चंद्रमा की भांति ही दिखता है, उसी की तरह चमकता हुआ। जिस चंद्रमा को हम आकाश में देखते हैं वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। आपको पता होगा 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। तो हमारा जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है और ये हमारी पृथ्वी का साथी भी है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस तरह हमारी पृथ्वी की तरह और भी 8 ग्रह हैं। ये सभी सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा पाते हैं। इसमें कुछ के अपना चंद्रमा भी होता है। जी हाँ, हमारी पृथ्वी की तरह ही कुछ प्लैनेट्स के अपने मून भी होते हैं। चलिए अब हम सोलार परिवार के बारे में जानते हैं।
सोलार सिस्टम जो होता है उसमें सूर्य है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडी है, मेट्रॉइड्स है, एस्ट्रॉइड्स है, इन सब को मिलाकर बनता है ये सोलर फैमिली, जिसका हेड है हमारा सन। तो चलिए इस परिवार के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगी। सूर्य इस परिवार का मुखिया होता है। यह काफी बड़ा और गर्म होता है, गैसों से बना होता है। इसमें खींचने वाली शक्ति, जिसको हम ग्रेविटी पावर कहते हैं, होती है, जिसके कारण ये सोलर परिवार जो है पूरा बंधा हुआ रहता है, बिखरता नहीं है। इसकी अद्भुत ऊष्मा को हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि ये हमसे काफ़ी दूर है। जी हाँ, यह दूरी लगभग 150 मिलियन, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो 1 करोड़ 50 लाख किलोमीटर की है। ग्रह, प्लैनेट्स, यह सौर परिवार में 8 ग्रह है जो सूर्य की दूरी के अनुसार इस प्रकार से है। फर्स्ट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सौर परिवार के ये आठों जो प्लैनेट है वो एक निश्चित, आप देख रहे होंगे, एक सर्कल, एक रास्ता बना हुआ है जिसमें ये के द्वारा ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो जब जो इसका सबसे नियरेस्ट, सूर्य से सबसे नियरेस्ट है मरकरी, इसको सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 88 डेज लगता है। दूसरा सूर्य मरकरी के बाद है वीनस, जिसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इन दोनों के शेप लगभग एक समान है। इसके अलावा एक और प्लैनेट है जो आपने कभी सुना भी होगा, प्लूटो। 2006 तक इसको भी एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो सीरियस 2003 की तरह ही एक सेलेस्टियल बॉडी है, इसलिए इसको बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट माना गया। पृथ्वी, जी हाँ, ये भी एक प्लैनेट है जिसपे हम रहते हैं। पृथ्वी सूर्य का तीसरा नजदीक ग्रह और आकार के अनुसार पांचवा बड़ा ग्रह है। यह अपने ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए इसके आकार को जियोइड कहा जाता है, जो अपने ध्रुव यानी अपनी दोनों हिस्सों पे चपटी है। इसका अर्थ है पृथ्वी का आकार जो है, पृथ्वी पर जीवन को जीने के लिए परिस्थितियां पाई जाती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जीवन वायु, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन, यह पाई जाती है। पानी है, यहाँ का टेम्परेचर न बहुत ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडा है, इसलिए यहाँ पर जीवन जीने वाली जो है, जीवन पाया जाता है, जीवन जीने वाली सारी परिस्थितियाँ हैं। और इसीलिए इसको हमारे सोलर फैमिली में यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका एक तिहाई भाग, मतलब 71 हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है। अब एक और सदस्य, दमू, पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट जो है चंद्रमा है। इसकी परिसीमा पृथ्वी का एक तिहाई है। दूसरे सेलेस्टियल बॉडी की अपेक्षा ये पृथ्वी से बहुत नज़दीक है, जिसके कारण यह बड़ा दिखाई देता है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य की दूरी और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगता है, इसलिए हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी पर भी जीवन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, यहाँ पे भी हवा या पानी नहीं है। यहाँ सिर्फ पहाड़, मैदान और इसकी सतह पर गड्ढे हैं। अगर आप पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को देखेंगे तो उस पर आपको ये गड्ढे स्पष्ट नजर आएंगे। इसके अलावा है एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह। ग्रह उपग्रह के अलावा अनगिनत छोटे छोटे ग्रह होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति की परिक्रमा कक्ष में पाए जाते हैं। आपको मैंने जैसे ही पहला बताया कि ये एक निश्चित कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इसी तरह जुपिटर और मार्स का जो घूमने वाला परिक्रमा कक्ष है उसमें ये एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्लैनेट के ही छोटे छोटे टुकड़े हैं जो बहुत पहले एक विस्फोट के कारण उससे अलग हो गए। अब है मेट्रॉइड्स, जिसको हम हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं। ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं।
कभी कभी ये पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं और जब उनके ऊपर गिरने वाले होते हैं तभी हवाओं के टकराव के कारण इसमें आग लग जाती है। इसलिए आपको ये, अभी आप अगर पिक्चर को देख रहे होंगे तो आपको ये चमकती हुई प्रतीत हो रही है। इसमें ये आग लग जाने के कारण होती है। कभी कभी ये पूरा जले बिना भी पृथ्वी पर गिर जाती है और गड्ढे का निर्माण करती है। तो इस तरह अगर आपने आकाश को पूरी अच्छी तरह से अगर आप देखेंगे तो तारों के बीच से एक सफेद पट्टी जाती हुई नजर आती है। इसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ये पूरे तारों का समूह होता है, इसमें करोड़ों तारे होते हैं। प्राचीन काल में इस रोशनी की नदी का अनुमान लगाया जाता था, इसलिए इसे आकाश गंगा कहते हैं। एक गैलेक्सी में ऐसे करोड़ों तारे, गैस और धूल के बादल होते हैं। कई गैलेक्सी को मिलाकर यूनिवर्स का निर्माण होता है। वैज्ञानिक इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने में जुटे हुए हैं। हम इसके आकार के बारे में आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स में हमारी स्थिति क्या है। आप देख रहे होंगे एक पिक्चर है, ये हमारे देश का है जो अर्थ का एक हिस्सा है। जी हाँ, हम इसी अर्थ पे रहते हैं जो सोलर सिस्टम का ही एक भाग है या एक हिस्सा है, उसका सदस्य है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है और कई गैलेक्सियों को मिलाकर यूनिवर्स बनता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना भूलिएगा नहीं। तो मिलूंगी फिर नए वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक धन्यवाद।